देखते हैं इस काल में विज्ञान में, धातु कर्म में, मेटलर्जी में भी काफी उन्नत था। इसी काल के गुप्त काल में ही एक बहुत ही प्रसिद्ध स्तंभ बना है जिसको हम लोग बोलते हैं आयरन पिलर, लौह स्तंभ। यह लौह स्तंभ महरौली में है, इसलिए इसको महरौली आयरन पिलर और महरौली लौह स्तंभ भी कहते हैं। यह लौह स्तंभ चंद्रगुप्त और विक्रमादित्य के समय का ही है ऐसा माना जाता है, क्योंकि इस लौह स्तंभ में, इस आयरन पिलर में संस्कृत में एक लेख है, संस्कृत में स्क्रिप्ट है, ये संस्कृत में लिखा हुआ है। देखो इस लेख में, यह संस्कृत में लिखा हुआ है। इस लेख में हमें यह पता चलता है कि संस्कृत में लिखा हुआ है और इसमें कहा गया है कि यह स्तंभ विष्णु ध्वज को स्थापित करने के लिए यह लौह स्तंभ बनाया गया था। और इसको बनाने वाले चंद्र नामक शासक थे, जिसने बंग और बहालिक प्रदेश पर विजय प्राप्त किया था। बंग मतलब बंगाल और बहालिक मतलब सिंध वाले क्षेत्र पर विजय प्राप्त किया। तो चंद्र नाम के तो बहुत सारे शासक है, तो फिर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य से इसकी समानता कैसे की गई? तो विद्वानों ने कहा कि भाई जो इसकी स्क्रिप्ट है, संस्कृत भाषा तो है ही, साथ में इसकी जो स्क्रिप्ट है ब्राह्मी स्क्रिप्ट है, और ये जो ब्राह्मी स्क्रिप्ट की जो शैली स्टाइल है वो गुप्त काल का ही है, अर्थात गुप्त काल का चंद्र जो है वो चंद्रगुप्त ही है। तो इस आधार पर चंद्रगुप्त को माना जाता है कि इस आयरन पिलर का निर्माता है। अब देखो ये आयरन पिलर कब बना है? आज से 1600 साल पहले, 1600 ईयर्स है, और आज तक इस पिलर में, इस लौह स्तंभ में जंग नहीं लगी है। तो आप समझ सकते हो किस प्रकार का तकनीक का इस्तेमाल किया होगा। यह लगभग 7 मीटर है ना, 7 मीटर इसकी हाइट है और लगभग 3 टन इसका वजन है, 3 टन, और अभी तक इसमें जंग नहीं लगा है। तो इसमें ये जो तकनीक है, ये तकनीक इस तरह के आज भी बना सकते हैं हम, आज है हमें, लेकिन उस समय हम ये कल्पना नहीं कर सकते कि उस समय ये तकनीक कहां से आया, कि इरोजन रेजिस्टेंस, जंग रहित आयरन बनाने की तकनीक कहां से आया था। इससे ऐसे तकनीक तो आज भी हम बहुत कम इस्तेमाल करते हैं। सामान्यतः इस प्रकार के जंग रहित लोहा बनाने के लिए इसमें फास्फोरस का इस्तेमाल ज्यादा होता है, फास्फोरस का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं। सामान्यतः फास्फोरस, आयरन में फास्फोरस सामान्यतः जनरली जो हम लोहा इस्तेमाल करते हैं उसमें फास्फोरस का मात्रा इतना होता है 0.05%, लेकिन इस आयरन पिलर में फास्फोरस, हाई फास्फोरस की मात्रा यूज की गई है, अधिकतम फास्फोरस का इस्तेमाल किया गया है। इसमें जो फास्फोरस यूज किया गया है वो 0.25 से लेकर 0.5% तक फास्फोरस का इस्तेमाल किया गया है। और सल्फर और मैग्नीज इसका इस्तेमाल कम किया गया है, जिसकी वजह से ये इरोजन रेजिस्टेंस है, जंग रहित है। सल्फर का इस्तेमाल ज्यादा हुआ है, सॉरी फास्फोरस का, और सल्फर और मैग्नीज का इस्तेमाल ज्यादा हुआ है, कम हुआ है, इसकी वजह से यह जंग रहित है। ऐसे जब इस विधि से फास्फोरस की मात्रा ज्यादा और सल्फर और मैग्नीज की मात्रा कम होगी, तो इससे इस आयरन के परत में एक आयरन की इसमें एक परत बन जाती है ऊपरी लेयर पर, और यह परत नमी और हवा जो बाहर से आता है, वो खुले आसमान में नमी, जंग लगना जरूरी, जंग तो लगेगा ही लगेगा, लेकिन इसमें जंग नहीं लगा। तो ये क्या करता है, इस तरह के जो आयरन होता है जिसमें फास्फोरस ज्यादा मात्रा में होता है, वो क्या करता है, नमी और हवा को, जब नमी और हवा इसमें आता है तो वो उसके साथ रिएक्शन करता है, प्रतिक्रिया करता है, और प्रतिक्रिया करने से एक लेयर बन जाता है, और वो जो लेयर होता है वो छेद होने ही नहीं देता है, वो अंदर जाने ही नहीं देता है, वो लेयर नमी को या हवा को अंदर जाने ही नहीं देता है। इस लेयर को बोलते हैं मिस वाइट लेयर, मिस वाइट। इसलिए ये लेयर छेद होने ही नहीं देता है, अंदर जाने ही नहीं देता है नमी को, जिसकी वजह से जंग लगती ही नहीं है। और क्रिस्टलिया आयरन हाइड्रोजन फॉस्फेट का एक लेयर बनता है जिसको मिस वाइट लेयर बोलते हैं, और ये लेयर नमी को
अंदर जाने ही नहीं देता है, छेद कर ही नहीं पाता है, जिससे जंग लगती है। फास्फोरस की मात्रा ज़्यादा होने के कारण इसमें जंग नहीं लगती। अब देखो इसके बनावट, यहाँ देखो ये उल्टा इन्वर्टेड लोटस है, कमल का आकार है, ऊपर ये 3 डिस्क है जिसको आमलक बोलते हैं, हमने देखा नागर शैली में आमलक, और ऊपर एक स्क्वायर शेप में आकार, स्क्वायर शेप में जिसके ऊपर गरुड़ की आकृति है, यह गरुड़ स्तंभ है। यह विष्णु ध्वज को स्थापित करने के लिए यह पिलर लगाया गया था, मेहरौली का आयरन पिलर। ये बहुत ही उत्कृष्ट शैली में, सोचो आज 16 साल हो गया इसमें जंग नहीं लगा। कई देशी विदेशी वैज्ञानिक अचंभित हैं कि इसमें अभी तक जंग कैसे, तो ये बनाया गया है इस विधि से है कि ये जंग, तो उस समय इस तरह की विधि थी। और इस लोहे को बनाने की जो विधि है वो एक अलग ही विधि, फोर्ज विधि से इस लोहे को बनाया गया। फोर्ज तकनीक, फोर्ज विधि का इस्तेमाल किया गया इस लोहे को बनाने में। लोहे में जंग क्यों नहीं लगता वो तो हमने देखा। और ये जो लोहा है उसको बनाने की जो तकनीक है उसको बोलते हैं फोर्ज मेथड। इसमें क्या होता है, छोटे छोटे लोहे के टुकड़ों को पीट कर जोड़ा जाता है, मथा जाता है, जिससे क्या होता है टेम्परेचर कंट्रोल में रहता है और फिर वो जो लोहा होता है वो सॉलिड बनता है। जैसे आज क्या होता है वेल्डिंग करके जोड़ा जाता है, वो वेल्डिंग नहीं, इसको पीट कर है ना मथा गया है, यूं टुकड़ों को जोड़ा गया है। कैसे? पीट कर हथौड़े से। इसी को बोलते हैं फोर्ज तकनीक, है ना। तो ये जो लोहा है वो फोर्ज तकनीक से बना हुआ, और इसमें जंग क्यों नहीं लगता है, क्योंकि इसमें एक लेयर है, मिस वाइट लेयर, है ना। मिस वाइट लेयर कैसे बनता है, तो ऐसे आयरन जिसमें फास्फोरस का मात्रा अगर इतना, जैसे सामान्यतः जो लोहा होता है उसमें जंग जो लगती है उसमें फास्फोरस की मात्रा क्या होता है 0.05%, लेकिन ये जो आयरन पिलर है इसमें फास्फोरस की मात्रा मैक्सिमम, हाई फास्फोरस का यूज किया और लो सल्फर और मैग्नीज का यूज किया, इसलिए इसमें जंग नहीं लगता। ये बहुत ही अद्भुत है मेहरौली का लोह स्तंभ। कहते हैं कि इस लोह स्तंभ के बारे में कहानी भी है कि जो दिल्ली के शासक थे, तोमर शासक अनंगपाल तोमर, 9वीं शताब्दी के, उन्होंने इस पिलर को उठाने की कोशिश किया था। तो उठ तो नहीं पाया था, लेकिन कहते हैं कि इस जमीन से खून निकलने लगा, तो ये ढीला पड़ गया, पिलर ढीला पड़ गया था। तो उसी समय से इस जगह का नाम ढिल्ली फिर दिल्ली हो गया, दिल्ली का। तो इसी के नाम पर ऐसा कहते हैं, दिल्ली का नाम इसी पिलर के नाम पर पड़ा है कि पिलर को खोदने की कोशिश किया, पिलर को निकालने की कोशिश किया, तो जमीन पिलर निकला तो नहीं लेकिन ढीला हो गया, तो ढीला से ढिल्ली, और फिर ढिल्ली से ढिल्ली का, और फिर तो ये गुप्त काल का ही ये पिलर है जो मेहरौली में है। देखोगे यहीं पास में ही अलाई दरवाज़ा है, पास में ही कुतुब मीनार भी है। कुतुब मीनार तो तुर्कों ने बनाया था। ये जो अलाई दरवाज़ा है पास में, वो ये नहीं दिख रहा है, हाँ अलाई दरवाज़ा, ये उससे पहले ये एक विष्णु मंदिर था जिसको अलाउद्दीन खिलजी और दूसरे तुर्क शासकों ने तोड़कर दरवाजा